मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक पर। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज की जो वीडियो होने वाली है ये स्पेशली मैंने रीड और यूपीटेट को देखकर बनाई हुई है। और ये जो वीडियो में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे PYQs, ये बिल्कुल फैक्ट और बेसिस होंगे। साथ ही साथ ये हॉट क्वेश्चन होंगे। वैसे तो मेरे सारे क्वेश्चन हॉट ही होते हैं, आप सभी को भी ये पता ही होगा। बट इन क्वेश्चन को आप जब देखेंगे तो आप मैं गारंटी दे सकता हूँ 15 क्वेश्चन में से अगर आपने 15 कर लिए तो आप बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो मार्केट के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस हैं जो हर बार रीट और यूपीटेट में पूछे जाते हैं। उन्हीं पेपर को एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चन की सीरीज़ को मैंने तैयार किया है खास आपके लिए। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर तरह से हर रोज़ और आपको इसी तरह से बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे, साथ ही बेहतरीन एनालिसिस के साथ, यानी डीप एनालिसिस हम करेंगे जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता हुआ, और पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मानव विकास में आनुवंशिकता की भूमिका का अध्ययन किया और यह तथ्य दिया कि आनुवंशिकता का मानव विकास पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं और ये हर बार रीट और यूपीटेट में, बेसिकली यूपीटेट और रीट में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है जी। इसका राइट आंसर गैल्टन है। स्किनर, गैल्टन, कैटल, ये सभी कंफ्यूजन के लिए दिए गए रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो गैल्टन है, क्योंकि गैल्टन का पर किसी का दिमाग ही नहीं जाता है, किसी को समझ में ही नहीं आता कि गैल्टन भी क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। बट डियर गाइस, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके गैल्टन महोदय ने दिया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है डैश डैश में, किस में होती है। तो ऑप्शन पहला है किशोरों में, शिशुओं में, बालकों में, प्रौढ़ में। तो देखते हैं किस में ज़्यादा होती है। तो आप जानते हैं कि किशोरों में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है, यानी जब आपका बालक 12 वर्ष से ऊपर हो जाता है, जब वो किशोरावस्था में इंटर कर जाता है, तो उसमें आत्मसम्मान की भावना आ जाती है। धीरे धीरे वो चीज़ें करने लगता है। मुझ में भी ऐसा था, जब मैं भी स्टार्टिंग फेज में भी था तो मुझे भी लगता था कि लोगों के बीच में जब जाऊं तो मुझे सबका इंटेंशन मिले, और इंटेंशन गेन करने के लिए, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं, आप देखते हैं मैं भी कपड़े अलग अलग तरीके के पहन के जाता था, या उन लोगों के सामने स्टाइल मारना, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता था, या कुछ ऐसा करता था जिनसे उन लोगों का इंटेंशन जो है वो मैं गेन कर सकूं। आप लोग भी अपनी लाइफ में करते होंगे, आप लोग या करते होंगे, अब क्या करेंगे, या आप लोगों ने भी किया होगा अपनी लाइफ में। आप लोगों ने भी ये चीज़ें ज़रूर की होंगी। और आप लोग अपने आसपास पड़ोस के बच्चों को भी देख सकते हैं, या आपके घर में ही कोई बच्चा हो, आप देख सकते हैं कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो सजना संवरना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो नए नए कपड़े पहनना, शूज़ पहनना, स्टाइलिश वॉच और जितनी भी चीज़ें न्यू न्यू होती हैं, कहने का मतलब वो एक तरह से खुद स्वयं को आकर्षण बनाने की कोशिश करते हैं, खुद को ब्यूटीफुल, खुद को बिल्कुल एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हर तरह से वो कोशिश करते रहते हैं। तो ये जो विशेषता है ये आपकी किशोरा में आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और आप सभी देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट का जैसा ही है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है या सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? कितनी प्यारी परिभाषा है कि अधिगम क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है। जब आप सीख रहे हैं, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो वो चीज़ें आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो उसको हम अपने माइंड में लाते हैं और उसको हम समंजस बिठाते हैं, उसको अपने माइंड में सेट करते हैं। तो ये क्या होता है? समंजन होता है। तो वही चीज़ कह रहा है कि सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। अब आप अगर क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस क्वेश्चन को देखेंगे तो बेहतर ढंग से उसको कर पाएंगे। तो ये पूछता है कि ये परिभाषा किसने दी थी? हिलगार्ड, स्किनर, मैक्लास और मास्लो। तो इसका राइट आंसर हिलगार्ड है, यानी इसको हिलगार्ड ने दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो कहता है कि अधिगम का परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये आप सभी को पता होगा, और इसलिए मैंने ये इस क्वेश्चन को रखा है ताकि आपका जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो लो ना हो। बहुत ज़्यादा अगर टफ क्वेश्चन ही मैं रखते चला जाऊँगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बिल्डअप करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखने के लिए, क्लास में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं। तो ये जो आप जानते हैं ये आपके थॉर्नडाइक ने दिया था, जिन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था।
बिल्ली को किस बॉक्स में रखा था, तो बिल्ली को मंजूषा बॉक्स में रखा था। और परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बार बार बिल्ली जो है त्रुटि कर रही थी, बार बार इधर उधर उछल कूद मचा रही थी, तो उसकी त्रुटि हो रही थी। और उसके स्वरूप जब उसका पैर लीवर पर पड़ता था तो खुल जाता था और मछली का टुकड़ा उसे बाहर आके खा लेती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पांचवा है, इसी से रिलेटेड है। यानी तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि मनोवृत्ति का जो नियम है ये आपके थॉर्नडाइक ने ही अपने प्रयोग के आधार पर दिए थे। तो यदि हम किस नियम के अंतर्गत आता है, तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ये गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। गौड़ नियम में हमारे 5 नियम दिए गए हैं और मुख्य नियम में हमारे 3 नियम दिए गए हैं। तो 3 नियम आपको सभी को पता होगा। अभ्यास का नियम है, और जो भी नियम है, अभ्यास का नियम है, आपका प्रतिक्रिया का नियम है, या जितने भी नियम, जो भी नियम है आप सभी को पता होगा, मैंने उसको बताया भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस पर टाइम अभी दे देंगे तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला क्वेश्चन जो 6। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति है। लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति खेल विधि, प्रयोगशाला विधि, अन्वेषण विधि, इनमें से कोई नहीं। खेल विधि लोकतांत्रिक शिक्षण पद्धति नहीं है, न ही प्रयोगशाला विधि है। इसका जो राइट आंसर है वो अन्वेषण विधि है। अन्वेषण विधि का अन्य नाम ह्यूरिस्टिक मेथड भी है, आप सभी ये भी जान लीजिए, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर जो मैंने अन्वेषण विधि ऑप्शन दिया है यहाँ पर दे देता ह्यूरिस्टिक मेथड या ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि देखकर आप सभी प्रयोगशाला विधि को या खेल विधि को टिक कर देते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये होता है कि ज़्यादातर लर्नर्स जो होते हैं वो खेल विधि को देखते ही टिक कर दिए, और कुछ जो उससे ज़्यादा ठीक होते हैं, ठीक होने का मतलब है जिनको थोड़ा सा ज़्यादा ज्ञान होता है, जिनको चीज़ों की ज़्यादा परख होती है, कहने का मतलब जिन्होंने अध्ययन ज़्यादा किया है, हवा में तुक्का नहीं मारते हैं, वो प्रयोगशाला पे आएंगे। और जिन्होंने डीप एनालिसिस की है प्रत्येक चीज़ों को, वो आके अन्वेषण विधि को लगाएंगे। नहीं तो बाकी तो 50% तो ए ऑप्शन में ही चले जाएंगे, और बाकी बचे जो 30%, 50% में 30% प्रयोगशाला और 20% जाएंगे सी पे। हो सकता है 1-2% इनमें से कोई भी नहीं भी चले जाएं, बट मोस्टली आपके जो सी पे आएंगे वो आपको 20-25% लोग ही आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोगों को यही लगता है कि खेल विधि है तो खेल विधि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी विधि है। लेकिन उनको ये पता ही नहीं है कि अन्वेषण विधि में बच्चों का जो बुद्धि है उसका विकास होने के साथ साथ उनकी रचनात्मकता भी बढ़ती है। क्योंकि ये आपकी खेल विधि में तो आपकी कौशलों का विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, लेकिन आपकी अन्वेषण विधि में आपके कौशलों का, मांसपेशियों का विकास होने के साथ साथ बुद्धि का विकास भी होता है, आप में रचनात्मकता बच्चों में आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के दौरान पठार कब प्राप्त होता है। पठार का मतलब है कि ये आपके सीखने का ग्राफ है, मान लीजिए। अब इसमें पठार, जैसे ये सीख रहे हैं आप, ठीक है, अब इसमें पठार आने लगा, मतलब कि अब आज सीख रहे थे, पठार आने, झुकाव आने लगा। तो ये कब आता है, जब अधिगम की दर ऋणात्मक होती है। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है, अगर ऋणात्मक में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सीखने की गति वो धीमी हुई है, या आपने धीमी हो। अधिगम की दर सकारात्मक होती है तो बिल्कुल पठार नहीं आएगा, वो आपका बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जब सी ऑप्शन देखिए, जब अधिगम की दर और मात्रा में कोई उतार चढ़ाव नहीं होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप सीख रहे हैं, मान लीजिए ये हैं आप, ये हैं, मान लीजिए इस लेवल पे हैं 0, ये 1 2 3 4 5, और यहाँ से आप स्टार्ट हुए, आप 3 तक बहुत अच्छा सीखे, मान लीजिए ये 3 है, ये 3 तक आपने बेहतर सीखा, ये 3 है। और इसके बाद आपका कोई कुछ आप में ज्ञान आ ही नहीं रहा है, कुछ आप चीज़ों को देख ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे स्थिरता आ जाएगी। स्थिरता का मतलब है कि अब ये ग्राफ जो है ये बिल्कुल सीधा चलने लगेगा, मतलब कि ना अब इसमें कुछ भी ना ऊपर जाएगा नी नीचे जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही चला जाए, स्ट्रेट में जाएगा। कहने का मतलब इसमें पठार आ गया है। तो आप देख सकते हैं, और अधिगम की दर बढ़ जाती है, तो इसमें जब अधिगम की दर बढ़ जाएगी तो अच्छी चीज़ है, सकारात्मक। तो ये तो अच्छी बात हुई, जैसे आप सभी देखते होंगे, जैसे आपने सीडीपी में कुछ अच्छा पढ़ा, या आप अगर थॉर्नडाइक के नियम को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, और कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, तो आपकी जो सीखने की दर है वो क्या हो जाएगी, वो एक उतार चढ़ाव को एक स्थायी हो जाएगी। और अधिगम का स्थायी होना बहुत ही खतरनाक है। और अधिगम का ही क्या, क्यों कहते हैं कि रुका हुआ पानी बदबू करने लगता है, यानी
उसमें बैड स्मेल आ जाती है, रुका हुआ पानी जो होता है उसमें बैड स्मेल आ जाती है। तो इसलिए इसी तरह ज्ञान भी है, ज्ञान का जो भी है इसका स्थानांतरण जो होता है ये तो होता ही रहता है, साथ में इसका अर्जन भी चलते रहना चाहिए। ये कॉन्टीन्यूअस प्रक्रिया, आपने पढ़ा होगा कि जो अधिगम है ये कॉन्टीन्यूअस प्रक्रिया है, ये आजीवन सतत रूप से चलती रहती है। ऋणात्मक हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है, बट ये चलती रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है हम देखते हैं। व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके रेमंड कटल ने ही दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है? सब कुछ याद कर लेना बहुत अच्छी बात है, जल्दी भूल जाना कोई अच्छी स्मृति की विशेषता नहीं है। उसको लोग कहते भी हैं कि अरे वो भुलक्कड़ है, या उसको बोल देते हैं कि तुम ये खाओ, तुम ये बूटी पियो, तुम वो बूटी पियो। भैया बाबा आबा की बूटी आप लोग मत पीने लगना, नहीं तो पता लगे कि जल्दी भूल जाने के चक्कर में अगर किसी ने बता दिया कि जाके उस बाबा की बूटी है मिलती है, बूटी ले लो, बूटी पियो, तो बूटी ऊटी से भैया कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बूटी ऊटी के सहारे बिल्कुल मत रहना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। और 10वां क्वेश्चन जो है वो आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? अगर आप में गट्स हैं और आपने पढ़ाई की है, आपको लगता है कि मैं इनकी मेरी सीरीज के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे के दिखा दीजिए। 90% लोग फेल हो जाएंगे, 90% लोग, ये गारंटी है। इसमें विलियम कार्ले, विलियम वाइट, विलियम जेम्स, विलियम वुड ऑप्शन ही ऐसे दे दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो आपका विलियम वुंट है, विलियम जेम्स नहीं है। विलियम जेम्स ने प्रयोगशाला स्थापित की थी लिप्जिंग में, आप सभी को मैंने बताया था, अगर वीडियो देखी होगी तो समझ में आएगा, नहीं देखी होगी तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो विलियम वुंट आपके जो है ये इसका राइट आंसर है। क्या है? विलियम वुंट है, वुंट वुंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किलपैट्रिक ने पाठचर्या का एक दृष्टिकोण विकसित किया था, जो क्या है? समावेशी, एकीकृत, प्रगतिशील, शिक्षक केंद्रित। अब आप में से 90 लोग तो ये समावेशी शिक्षा मार देंगे तुरंत। किलपैट्रिक का कोई मतलब ही नहीं, किलपैट्रिक हो कोई भी हो, उनको बस आंख मूंद के समावेशी शिक्षा दिख गई, आंख मूंद के समावेशी शिक्षा लगाना है। ठीक भैया, समावेशी जहाँ दिख गया वो एकदम राइट है। और यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एकदम ब्यूटीफुल तरीके से गलत होगा, एकदम नाइसली रॉन्ग, बिल्कुल नाइसली रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है जानते हैं? एकीकृत शिक्षा। ये सच बात है कि समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, ये दोनों एक दूसरे का, एक समावेशी का ही एक पार्ट एकीकृत है, बट एकीकृत इसका राइट आंसर है, क्योंकि किलपैट्रिक ने, एक इंसान ने, एक अलग मनोवैज्ञानिक ने विचारधारा पाठ्यचर्या की दी है, दृष्टिकोण विकसित किया है, उन्होंने किस पर किया है? एकीकृत शिक्षा पर किया है, ना कि समावेशी शिक्षा पर किया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। और अगला क्वेश्चन जो है वो है कि उदार शिक्षा की अवधारणा किससे संबंधित है? अब इसमें तो मानव के व्यक्तित्व से है, मानव की बुद्धि से है, मानवीय गुणों के विकास से है, मानवीय सामाजिक विकास से है। टोटली कन्फ्यूजन है, टोटली कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता ही नहीं है। और इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऐसा है कि जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर सी है, यानी मानवीय गुणों के विकास से उदार शिक्षा की अवधारणा विकसित की गई थी। उदार शिक्षा के अंतर्गत ये कहा गया था कि मानव के जो गुण हैं, कहने का मतलब जो उसके मूल संवेग हैं, उन मूल संवेगों में हम अच्छे गुणों को और निर्गुणों को, दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए अच्छे गुणों को सम्मिलित कीजिए और जो बुरे गुण हैं उनको बाहर कीजिए, उनको खत्म कीजिए। यानी बच्चों के अंदर आप अच्छे गुण लाइए, नैतिकता लाइए, नैतिकता का विकास कीजिए, अच्छे गुण उनके अंदर विकसित कीजिए। जबकि यहीं पर अगर आप कुछ और देखते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा। कहने का मतलब नकारात्मक गुण का मतलब हो गया कि उसमें चोरी चमारी या जो भी है वो चीज़ें आ जाएंगी, तो वो चीज़ें उसको नहीं करनी है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा वर्तमान पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है, इसको मैं क्या बताऊं, फिर भी देखते हैं क्या है। बाल केंद्रित है, आप सभी को पता होगा, राइट आंसर इसका डी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जो अगला क्वेश्चन है वो कहता है इस समस्या समाधान शिक्षण मॉडल, सामाजिक अध्ययन जांच मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया? चैलेंज देता हूँ इसको, इसका राइट आंसर बता सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऑप्शन आपके एक तरह के हैं, मोज़िला से आपको चारों जगह मिल जाएगा, और ये चारों ऑप्शन भी आपको डिफरेंट मिलेंगे। और ये मैं बता दूं कि आप लोगों में से 70% लोग सी को करेक्ट करेंगे, बाकी बचे हुए कुछ लोग कुक को करेक्ट करेंगे, और बाकी बचे हुए लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब मेन बात मैं आपको इतना हिंट दूंगा कि सी और डी इसका नहीं है, ए और बी में आप इसका
आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। हिंट क्या, मैंने आपको टोटली पूरा क्वेश्चन ही बता दिया है। 2 ऑप्शन मैंने छोड़ दिए हैं, अगर आता होगा तो बता दीजिएगा, नहीं आता होगा तो फिर भी लिख के एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन है कि CAVD बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा किया गया था। अब इसमें भी 90% लोग बीने को कर देंगे, बाकी 5% लोग साइमन को करेंगे। थॉर्नडाइक पर किसी का मस्तिष्क ही नहीं जाएगा, बुद्धि ही नहीं जाएगी, विचार ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि थॉर्नडाइक को तो बस एक ही चीज़ समझते हैं कि बस वो बेचारे जो हैं मनोवैज्ञानिक, वो केवल बिल्ली इल्ली पे अपना प्रयोग किए थे, वहीं से अपना जीवन ईवन चलाए, उसके बाद छोड़ दिए। लेकिन सही बात यह है कि उन्होंने बुद्धि पर भी बहुत सारा काम किया था। जब बुद्धि चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, और इसके आगे जो सीरीज आएगी उसमें भी मैं थॉर्नडाइक के क्वेश्चन बुद्धि से रिलेटेड जरूर कराऊंगा। इसका जो राइट आंसर है डी है। इसी के साथ हमारी क्लास होती है ख़त्म। तो बढ़ते हैं आगे, बस यही तक हमारी सफ़र था इस क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट जोश के साथ, नए जोश नए क्वेश्चन। सभी चीज़ें नई होंगी, बस पढ़ाने का तरीका और जो चीज़ें हैं वो भी बिल्कुल नया ही आपको दिखेगा। नित प्रतिदिन नया दिख रहा है, नया दिखाने की कोशिश भी की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इम्प्रूव किया जा रहा है। आप सभी बस ऐसे ही बने रहिए और प्यार मोहब्बत करते रहिए। सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, प्यार मोहब्बत तो चलता ही रहेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सलाम वालेकुम। अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।